सुनिएगा अभिनयों के बारे में, आराम से ध्यान दीजिएगा। अभिनयों के बारे में, अभिनयो, ये अभिनयो जो है एक जगह है जो फ्रांस में पड़ता है। हाँ, फ्रांस में है, जगह है, ये फ्रांस का जगह है, याद रखिएगा। इसी के बारे में बताया गया है। ये क्या था अभिनयो, पहले क्या था, लोग यहाँ क्यों जाते थे, और यहाँ जाने के बाद राइटर भी गया तो क्या किया, यही मुख्य बात है। राइटर यहाँ गए तो बहुत सारे कविता लिखे, बहुत सारे कहानियाँ लिखे। एकदम शांत जगह है। यहाँ पर रंगमंच होता है, रंगमंच, यानी यहाँ पर बहुत सारे कवि लोग जाते हैं, एक मंच सजाया जाता है, कवि लोग अपना अपना वहाँ पर बात रखते हैं, माने बहुत सारे होता है। कहाँ में, फ्रांस में। कहाँ में, फ्रांस में। और फ्रांस के अभिनयो में, फ्रांस के कहाँ, अभिनयो में। ये अभिनयो के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहला लाइन लिखता है इन्होंने, लगभग 10 बरस पहले इन्होंने पहली बार अभिनयो गया था। याद रखिएगा, इनका अभी से लेते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले कहाँ गया था इन्होंने, अभिनयो गया था। अभिनयो, मैं बताया अभिनयो जगह है। अभिनयो में गया था। ये दक्षिण फ्रांस में, अभिनयो के बारे में थोड़ा सा बताया है, कहाँ पर है, दक्षिणी फ्रांस में है। कहाँ पर, दक्षिण फ्रांस, याद रखिएगा। दक्षिण फ्रांस में है, रोन नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। रोन नदी है। अब एक सवाल आपसे पूछेगा, रोन नदी कहाँ में है, तो अभिनयो में है, फ्रांस के अभिनयो में है। रोन नदी कहाँ है, फ्रांस के अभिनयो में। और यानी इसी के पास में, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के पास में अभिनयो बसा हुआ है। रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन नदी के किनारे, ये आप याद रखिएगा। पुराना शहर है, ये शहर जो है बहुत पुराना शहर है। अभिनयो कैसा शहर है, पुराना शहर, याद रहेगा। अभिनयो पुराना शहर है। अभिनयो कैसा शहर है, पुराना शहर, जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। ये अभिनयो पोप की राजधानी हुआ करता था। पोप किसकी राजधानी हुआ करता था, पोप की राजधानी, पोप की राजधानी हुआ करता था। पहले के पोप जो था, यानी इस्लाम धर्म में होता है, वो पोप की राजधानी हुआ करता था अभिनयो, ठीक है। और अब गर्मियों में, यानी ये गए थे, अभिनयो गए थे अशोक वाजपेयी, उस समय गर्मी के समय में, गर्मी समझ में आता है ना जी। गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध, फ्रांस का भी और यूरोप का भी, माने फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकप्रिय रंग समारोह का हर बरस होता था। रंग समारोह होता था। क्या होता था, रंग समारोह। समारोह समझ में आता है ना, ये रंग समारोह होता था, और ये प्रत्येक बरस होता था। फ्रांस के लोग जाते थे, सारे यूरोपवासी, यूरोप के लोग जाते थे, वहाँ पर रंग समारोह करते थे। क्या करते थे, रंग समारोह। किस मौसम में, गर्मी के मौसम। किस मौसम में, गर्मी के। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। यानी राइटर के एक भावना होता है कि भारत का वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भारत वहाँ केंद्र में है, यानी केंद्र में है। जैसे हम कह सकते हैं कि अभी हम लोग, आप लोग का माँ बाप केंद्र में रहता है, यानी उनके प्रति ज़्यादा हम लोग का विश्वास प्लस में ममता मोह रहता है ना जी। तो उसी प्रकार भारत का उस समय फ्रांस के अभिनयो में एक बहुत अच्छा समान दृष्टि से देखा जाता था, माने केंद्र में था। राइटर लिखते हैं क्या, केंद्र में था। भारत क्या था वहाँ, केंद्र में, माने अच्छा जाना जाता था और देश की तरह। पीटरबुर्ग का विवादास्पद एक है नाम, पीटरबुर्ग का विवादास्पद एक किताब का नाम है, पीटरबुर्ग का विवादास्पद।
ये महाभारत, महाभारत, महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। ये महाभारत जो अभी हम लोग देखते हैं, ये पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाना था? अभिनयों में। पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाना था? अभिनयों प्रस्तुत। जो महाभारत हम लोग लड़ाई देखते हैं यूट्यूब मोबाइल पर, वो महाभारत प्रस्तुत पहले किया जाना था कहाँ? अभिनयों में किया जाना था। लेकिन उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था और उसी समय निमंत्रण अशोक वाजपेयी जी का आया था। अशोक वाजपेयी जी का क्या आया था? निमंत्रण कि आप भी कहाँ आइए? अभिनव आइए। कहाँ आइए? अभिनव। अभिनव बुलाया गया अशोक वाजपेयी जी को। अभिनव में क्या किया गया? बुलाया गया। अभिनव में क्या किया गया? बुलाया गया था। किनको बुलाया गया था? अशोक वाजपेयी जी को। इसके बाद जो है कहानी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। इन्होंने लिखता है कि पत्थरों की एक खदान में, पत्थर का एक खदान था, पत्थर का खदान। एक खदान समझ में आता है ना? हाँ, पत्थर का, जहाँ खाली पत्थर ही पत्थर है। खाली क्या था? पत्थर ही पत्थर। यानी पत्थर का खदान में अभिनव से कुछ मिलीमीटर दूर था। ये अभिनव जो जगह है ना, वहाँ से कुछ मिलीमीटर दूर था। अभिनव से कुछ मिलीमीटर क्या था? दूर था। कौन? पत्थर का खदान, जहाँ पत्थर ही पत्थर था। जहाँ क्या था? पत्थर ही। ये दूर था। वह भव्य प्रस्तुति थी, और वह जो भव्य प्रस्तुति लिखते हैं, प्रस्तुति यानी कहने का मतलब वहाँ का दृश्य जो था भव्य था, बहुत सुंदर दृश्य था। पत्थर पत्थर था, लेकिन वो प्रस्तुति वहाँ का था जो वो क्या था? भव्य था, यानी सुंदर, बहुत अच्छा था। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक, यानी वो कहें कि सच्चे अर्थों में वहाँ पर जो जगह था वो हम कह सकते हैं महाकाव्यात्मक। काव्यात्मक कहने का मतलब जो है ऐसा वो जगह था उस पर कविता हम लिख सकते थे, और लिखे भी। आगे कविता जो लिखे हैं वही जगह पर लिखे हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये पत्थर का जहाँ खदान था, पत्थर ही पत्थर। ऐसा उनको लगा कि लगता है इस जगह के बारे में, इस पत्थर के बारे में कुछ लिखना चाहिए, माने कुछ काव्यात्मक करना चाहिए। कुछ क्या करना चाहिए? काव्यात्मक करना चाहिए। ऐसा प्रतीत हुआ। किनको प्रतीत हुआ? अशोक वाजपेयी। अब वो लिखेंगे आगे, कविता लिख दी है ना, क्या नाम है? प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये कविता वहीं पे बैठ के लिखे हैं, अभिनव में लिखे हैं, वही जहाँ पर खाली पत्थर था। पत्थर का क्या था? खदान। क्या कहेंगे? खदान। वहीं पे बैठ के लिखे हैं। इनको पहले ही एहसास हो गया था। चलिए अब आगे लिखते हैं। इन्होंने कुछ दिनों और ठहरा रहा। इन्होंने और कुछ दिन रहा, कुछ दिन ठहरा रहा। ठहरा रहा कहाँ? अभिनव में, वही पास में, पत्थर के पास, खदान के पास, मैंने अभिनव में ठहरा रहा कुछ दिन और। वहाँ पर आए कौन? एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ये व्यक्ति आए। कुमार गंधर्व जो व्यक्ति आए, फ्रांस गए थे, रोम। कहाँ पर? अभिनव में। ये भी व्यक्ति गए। उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गया था। एक जगह था जिसका नाम था आर्क बिशप। क्या नाम था? आर्क बिशप। ये बिशप के पुराने आवास था। क्या था? आवास। यहीं पर गए थे कुमार गंधर्व। कौन गए थे? कुमार गंधर्व। बहुत बड़े व्यक्ति कुमार गंधर्व का नाम हिंदी में सुनिएगा हमेशा। कुमार गंधर्व गए थे यहीं पर। लिखते हैं कौन? अशोक वाजपेयी। यहाँ पर गए थे। एक बंदिश भी याद है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ चीज, एक बंदिश उसको कहे, एक बंदिश याद है मुझे। वहाँ पर मैं गया था मैं भी, तो बंदिश लिखा, बंदिश भी याद है, यानी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था जी? वो ये वाला जगह पर आवास में, आर्क बिशप के पुराने आवास में लिखा हुआ चीज था। जो लिखा हुआ था द्रुम द्रुम लता लता। क्या लिखा हुआ था? द्रुम द्रुम लता लता। ये याद रखिए, ये बंदिश लिखा हुआ था दीवार पर, द्रुम द्रुम लता लता। याद है। कह रहा है कि मुझे एक
लिखा हुआ चीज याद है। लिखा हुआ था द्रुम 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 लता लता। आगे जो है ये फ्रांसीसी भाषा में लिखा हुआ है, द्रुम द्रुम लता लता बता देंगे। इसे समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च, बताओ ये जो समारोह हुआ था जब ये गए थे, इनको निमंत्रण मिला था, इस समारोह के समय में अनेक चर्च लोग आए, पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते थे। जो पुराने स्थान था ना, रंग स्थली में बदल जाता था। रंग स्थली यानी कहने का मतलब है कि लोग जाने के बाद वहाँ पर वहाँ का जो जगह था वो दृश्य बहुत भव्य सुंदर बन जाता था, रंग दृश्य में बदल जाता था, रंग स्थली में। कहने का मतलब यहाँ पर है ना कि पहले जो शांत रहता था अब वहाँ पर चहल पहल, कवियों का बहुत सारा भीड़, रंगमंच कलाकारों का भीड़, वहाँ पर कलाकारी कोई कर रहा है, कोई कविता जाके लिख रहा है, तो कोई उधर कहानी पढ़ रहा है। यही का ही था वो जगह, जो था कविता लिखने कहानी पढ़ने का ही जगह था। लोग फ्रांस के लोग, यूरोप के लोग, भारत के लोग जाया करते थे। ये भारत के ही था ना अशोक वाजपेयी, भारत में कहाँ के और निवास कहाँ था, भारत से भी गए थे। ऐसे बात नहीं है कि भारत से नहीं गए थे, ये भी भारत से गए थे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जब सब लोग कविता के लेखक यानी कवि लोग जाते थे तो रंग स्थलियों में बदल जाता था। पहले शांत फिर रंग स्थली में बदल जाता था। कहता है कि रोन नदी के दूसरी ओर, अब यहाँ तक समझ में आया, पैराग्राफ चेंज होता है। अब कहता है थोड़ा सा और चर्चा किया है कि एक रोन नदी है, ये रोन नदी के पास में कौन है, अविनियो है। ये तो मैंने जान लिया भाई, क्यों अविनियो प्रसिद्ध है ये भी मैंने जान लिया कि अविनियो क्या है, रंग समारोह होता है। यहाँ क्या होता है, रंग समारोह होता है, ये तो आपको पता हो गया। यहाँ पर कई देश के कलाकार लोग, कई देश के कवि लोग, लेखक लोग जाते हैं, लेखक लोग जाते हैं और जाने के बाद रंग स्थली में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, रंग। इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जिस समय ये गए थे एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कुमार गंधर्व, इनका भी नाम लिया है, वो भी गए थे। कुमार गंधर्व व्यक्ति भी गए थे, कहाँ में, अभिनव में। ये पूरा अभिनव के बात बता दिया, समझ में अभिनव के बताया। थोड़ा सा आगे ले गया, रोन नदी में एंट्री किया। रोन नदी के एक तरफ अभिनव है और एक तरफ और है हिस्सा, एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। माने अभिनव नदी जो, रोन नदी जो है ये बीच में है। मान लीजिए इधर साइड में अभिनव है, अभिनव है और ये नदी के ऊपर एक और हिस्सा है जो स्वतंत्र है। ये क्या है, स्वतंत्र है, इस पर किसी का कब्जा नहीं है, स्वतंत्र है, फ्रांस का ही कब्जा रहेगा। जो नाम है, जो लगभग स्वतंत्र है, नाम है विल्नव ल अविन्यो। इसका नाम जो है विल्नव ल अविन्यो, विल्नव ल अविन्यो नाम है। रोन के दूसरी साइड में है, रोन के किधर है, यानी इसको हम कह सकते हैं अविन्यो का नया गांव। इसका मतलब हो गया अविन्यो का नया गांव, अविन्यो का नया गांव, नया गांव, अविन्यो का नया गांव, यानी अर्थात अविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। एक बात है, नई बस्ती है, क्या है, नई बस्ती। एक तरफ अविन्यो, एक तरफ नई बस्ती हो गया, एक तरफ क्या हो गया, नई बस्ती। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया था। यहाँ पर फ्रांस के शासकों ने किला बनाया था। क्या बनाया था, किला। किसको गतिविधियों को नजर रखने के लिए, पोप की गतिविधियों के। ये पोप की गतिविधि जो होता था, पोप क्या करेगा, क्योंकि पोप का राजधानी होता था कहाँ, अविन्यो। अविन्यो पोप का राजधानी, और साइड में फ्रांस के शासक ने किला बनवा दिया। क्या बनवा दिया, किला। एक किला में फ्रांस के शासक लोग रहते थे और पोप के गतिविधि को देखते थे कि पोप क्या करेगा।
पोप जो है क्या करने वाला है, एक गतिविधि को उस साइड से, नदी के उस साइड से देखते थे। ये इसलिए बनाया था, वहाँ किला बनवाया था। और उसी में वो किला में काथुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना ला शत्रुज है। समझ में आया? यानी वो किला जो बनाया था, फ्रांस वाला जो किला बनाया था, कहाँ में? ये नई बस्ती में। कहाँ में? नई बस्ती में। यानी कह सकते हैं बिल नव ला अवेन्यू में, बिल नव ला अवेन्यू में यहाँ पर किला बनाया था। इसी किला में एक मठ बनाया था, एक ईसाई मठ बनाया। एक क्या बनाया? ईसाई मठ। यानी पता लगा कि हाँ ईसाई लोग रहा करता था। ईसाई मठ बनवाया और ईसाई मठ का नाम था बना ला शत्रुज। ये आपको याद रखना है, ये ईसाई मठ का नाम था, बना ला शत्रुज। ये ईसाई क्या था? मठ। ये क्या था? ईसाई मठ था। एक कार्थुसियन संप्रदाय का था। संप्रदाय पूछेगा, ये जो माने बड़ी संप्रदाय होता है, भारत में कितना संप्रदाय होता है? हिंदू धर्म में ही बहुत संप्रदाय मिलता जुलता। तो एक जो मठ बनाया गया था जिसका नाम था बना ला शत्रुज, ये मठ जो था ये कार्थुसियन संप्रदाय का था। ईसाई का कौन संप्रदाय? कार्थुसियन संप्रदाय। ये बात याद रखिएगा, कार्थुसियन संप्रदाय का मठ था, जो मठ का नाम था बना ला शत्रुज। एक क्या कौन मठ था? ईसाई मठ था। कौन मठ था? ईसाई मठ था। याद रखिएगा, इसमें 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग रहा। यहाँ धार्मिक उपयोग रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 14वीं शताब्दी से लेके फ्रेंच के क्रांति तक यहाँ तक धार्मिक उपयोग होता रहा। धर्म फ्रांस के जो ईसाई धर्म लोग रहते थे वो धार्मिक यहाँ पर उपयोग करते थे। धार्मिक उपयोग समझ में आता है ना? अपना धर्म का बात करना, ये सारे धार्मिक उपयोग वहाँ पर हुआ। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता था। याद रखिएगा, पूछेगा कि मौन में विश्वास रखने वाला संप्रदाय का क्या नाम है, तो ये लाइन याद रखिएगा, कार्थुसियन संप्रदाय। ये किस में विश्वास रखता था? मौन में विश्वास रखता था। मौन में विश्वास रखने वाला संप्रदाय का क्या नाम है? कार्थुसियन संप्रदाय। यह संप्रदाय मौन में विश्वास रखता था, यानी चुप रहता था। हमेशा क्या रहता था? चुप रहता था, मौन रहता था। जो सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। जितना भी वहाँ पर आकृति बना हुआ था, स्थापत्य कहे तो मूर्ति भी, या और भी बहुत सारे इमारत, किला भी बनाया जाता है। जितना भी स्थापत्य था, मूर्ति बना हुआ था, वो सब मौन का ही बना हुआ था, चुप का एकदम, ऐसा कि कुछ नहीं बोल रहा है। माने जितना भी स्थापत्य बना था, मोनूमेंट समझ में आ रहा है ना जी? ये मोनूमेंट जितना भी बना हुआ था, सब बना हुआ था किसका? मौन का ही बना हुआ था। फ्रांस में अभी भी जाइए, अवेन्यू में मिलेगा, तो मौन का ही बना हुआ था। कैसा बना हुआ था? मौन का। और उसकी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया। राइटर लिखते हैं कि वहाँ पर अभी का स्थिति क्या है कि जितने भी वो मोनूमेंट था और सभी इमारत जो था, वो इमारत पर जो साधारण लोग फ्रांस के रहते थे वो कब्जा कर लिए। आम लोग, साधारण लोग ने कब्जा कर लिया। कौन लोग ने कब्जा कर लिया? साधारण आम लोगों ने कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने लगे। आम लोग क्या लगे? उसमें रहने लगे। साधारण लोग उसमें रहने लगे, वही कब्जा करके रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुज के जीर्णोद्वार की शुरुआत हुई, यानी जीर्णोद्वार की शुरुआत हुई। जीर्णोद्वार की शुरुआत हो गया, यानी जीर्णोद्वार कहे तो समाप्त होने का शुरुआत हो गया। जीर्णोद्वार की समाप्त हो गया, तो मतलब शुरुआत हो गया। माने अब जो है फ्रांस में अवेन्यू जगह का जो कला के लिए प्रसिद्ध था वो खत्म होने लगा, क्योंकि आम लोग वहाँ पर जाकर क्या करने लगे? रहने लगे। कहाँ पर नई बस्ती बना था? पहले तो इधर हो गया खंडहर में ना जी, यानी ये वाला जगह बिल नव ला अवेन्यू, यहाँ पर लोग
इसके बाद धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थान और इमारतों को वापस खरीदकर उनका बहुत संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। यानी जीर्णोद्धार कहे तो पहले की तरह फिर मैंने बनाना, मैंने उसको फिर से आगे बढ़ाना होगा, सॉरी, उसको जो है फिर से निर्माण करना चाहा, कोशिश किया। आम लोग बैठा, आम लोग यहाँ रहने लगा, वो तो नष्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग आए और सोचे कि पहले जैसा अभिनय था वैसा फिर से बनाया जाए, बनाने की कोशिश किया गया। लेकिन उसे एक संरक्षित स्मारक बनाए रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। ये बनाए जाने के बाद एक कला केंद्र की स्थापना किया गया। कौन केंद्र का? कला केंद्र। यानी वहाँ पर जो जगह था पहले मठ था, धार्मिक उपयोग रहा। कब तक? जब तक फ्रांस का स्वतंत्रता नहीं हुआ, क्रांति नहीं हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ। इस समय स्वतंत्र हुआ फ्रांस। तो ये समय तक क्या हुआ, यहाँ पर लोग वही धार्मिक परंपरा के लोग रहते थे, यानी धार्मिक संबंधी काम होता था। लिख दिया है पढ़ाई। इसके बाद जो राइटर कहेंगे मैंने कैसे कैसे वहाँ पर कला केंद्र बना वही बता रहे हैं। तो कला केंद्र कब बनेगा? इसके बाद कला केंद्र बनेगा। सोचा लोग कि पहले है ईसाई मठ था, ईसाई लोग रहते थे, अच्छा जगह था, क्यों ना इसे फिर से क्या किया जाए, पहले की तरह बनाया जाए। लेकिन बना नहीं पूरा तरह से, एक कला केंद्र बना दिया गया। क्या बना दिया? कला केंद्र। यानी जो भी कलाकार रहेंगे यहाँ पर आके अपना कला को प्रदर्शित करेंगे। जो भी कलाकार रहेंगे, कोई भी कवि रहेगा या कोई भी लेखक रहेगा, वहाँ पर जाकर लेखक अपना लिखेगा और कविता लिखेगा। कवि लोग जाकर कहाँ में? अभिनय में। कला केंद्र स्थापना की गई। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ। अब समझ में आया? अब वही जो है जब एक गए थे अभिनव जी 1789, पीछे वाला कहानी ले गया, थोड़ा सा ये पैराग्राफ जो बताए अभी पीछे ले गया कि पहले ये क्या था। अभिनव जगह जो था पहले क्या था, कैसे लोग रहे, एक साधारण लोग रहे कैसे। फिर इसको बनाया कला केंद्र। और कला केंद्र आगे चल के 19वीं शताब्दी में जाएंगे, 20वीं शताब्दी में। कब जाएंगे? 20वीं शताब्दी। क्या है कि इनका जन्म ही हुआ 1941 में। अब 1941 में जन्म हुआ है, तो कभी जब भी जाएंगे तो 20-25 बरस बाद ही जाएंगे। यानी जाएंगे तो देगा आगे समय कब गए थे। इस समय जिस समय गए 20वीं शताब्दी था। कब गए? 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में ये बताते हैं कि एक क्या बन गया? रंगमंच बन गया। क्या बन गया? 20वीं शताब्दी में अभिनव बन गया रंगमंच। यहाँ पर कलाकार लोग जाकर एकदम अपना कलाकारी दिखा रहे हैं। कवि लोग जा रहे हैं घूमने, कविता लिख रहे हैं। रंगमंच बन गया। लेखन से जुड़ा हुआ वो अभिनव बन गया। यानी वहाँ पर जाके लेख लिख रहा है, कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है। ये जगह बन गया, ये जगह बन गया। और रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं। समझ में आया? रंगकर्मी लोग जाते हैं, लेखक लोग जाते हैं, नाटककार लोग जाते हैं, संगीतकार लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी? अभिनव जाते हैं। अभिनव जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अभिनव में जाते हैं। याद रखिएगा कि पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं, अपना कहानी लिखने लगे। एक ईसाई संत का चैम्बर था। चैम्बर समझ में आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ऑफिस था, मैंने बना हुआ मकान टाइप का। वो चैम्बर्स में रहकर, ये चैम्बर्स के में रहे, कौन रहे? अशोक वाजपेयी। चैम्बर्स में रहकर इन्होंने रचनात्मक काम किया। रचनात्मक काम किया। केवल लिखने में अपना व्यस्त रहे, कभी कहानी तो कभी कविता, यानी रचना करते रहे। क्या करते रहे? रचना। दो कमरों में चैम्बर सुसज्जित है। वो जो चैम्बर था ना, 2 कमरा का था।
कितना कमरा का था? वो लिख रहे हैं कि चैम्बर जो था एक बना हुआ था, चैम्बर हॉल टाइप का, वो 2-2 कमरा का था, मैंने 2 रूम का था। कितना रूम का था? 2। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, जो फर्नीचर लगा हुआ है, अलमीरा, ये सब कुर्सी टेबल, ये सब जो है, ये सब कैसा है? 14वीं सदी का। कैसा प्रतीत होता है? 14वीं सदी का है। और सर्वथा आधुनिक रसोई घर जो है, उसमें खाना बनाने वाला वो भी क्या है? आधुनिक है। ये रसोई घर भी क्या है? आधुनिक है, पहले की तरह है। स्नान घर भी आधुनिक है। नहान घर भी क्या है? ये नहान घर भी पहले 14वीं शताब्दी वाला है। सब क्या है? 14वीं। कुर्सी टेबल जितना फर्नीचर वाला चीज है वो, प्लस में रसोई घर, प्लस में नहान घर, ये सब कहाँ? पहले की तरह है। ये गए थे 20वीं शताब्दी में। कब गए थे? 20वीं। चैम्बरों का मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलता है। जो कब्रगाह है, कौन? कब्रगाह। एक कब्रगाह जो है, इसके चारों ओर बने गलियारों में खुलता है वो चैम्बर का द्वार। वो चैम्बर जो था ना, जो कब्रगाह बना हुआ है ना, उसके ओर खुलता है गेट। जैसे इसका गेट उधर में खुला हुआ है और उसके आगे बना दिया है क्या? कब्रगाह बना हुआ है। उसके आगे क्या बन गया है? कब्रगाह। और पीछे में आंगन भी है। आगे है कब्रगाह और ऊपर पीछे जाइएगा चैम्बर के तो आंगन मिलेगा। चैम्बर के पीछे में क्या है? आंगन। क्या मिलेगा? आंगन। और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी है। पिछवाड़े से क्या है? एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। माने 5 दिन, सप्ताह के 5 दिन। सप्ताह में क्या दिन होता है? 7 दिन। 7 दिन में मात्र 5 दिन, 2 दिन नहीं कुछ होगा। 5 दिन जो है शाम को, कब? शाम को सभी को एक स्थान पर रात में भोजन करने की सुविधा है। वहाँ के जितने भी लोग जाते थे 5 दिन, एक बड़ा वहाँ पर कोई भोजन कराने वाला होगा, वो सुविधा रखा है कि 5 दिन यहीं पे रात में आकर भोजन करेंगे। रात का भोजन करेंगे। किसका भोजन करेंगे? रात का, यानी रात में आकर भोजन करेंगे। जहाँ चाहे बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से। नाश्ता करिए, दोपहर करिए, अपना जो पैसा ले गए हैं, जो आपको जो इच्छा खाना है, जाने खाना है, वहाँ खाइए। लेकिन 5 दिन वहाँ के जो संस्थापक है, जो संस्था बनाए हुए हैं, जो अभी होगा रंगकर्मी का अध्यक्ष होगा, वो 5 दिन रात का भोजन कराता है। रात का भोजन वो कराता है। बाकी नाश्ता सुबह वाला और दोपहर वाला खाना अपना खुद करिए, अपना खुद करिए। जहाँ चाहे वहाँ करिए, कोई दिक्कत ना है। अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैम्बर में बनाइए, खाइए, सुबह का नाश्ता बनाइए या दोपहर का खाना बनाइए, खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 दिन आपको रात में वहाँ पर व्यवस्था करेगा जहाँ खाना होगा, जहाँ क्या करना होगा। दिन में औसतन 50 एक सैलानी यह जगह देखने आते हैं। बताओ, 50 एक कहता है, 50 एक सैलानी लोग जो है वहाँ पर लोग जाते हैं। ये लोग जाते हैं, औसतन जाते हैं, अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। बेहद शांत और नीरव, यानी 50 आदमी वहाँ पर सैलानी रोज जाते हैं, नहीं तो वहाँ पर एकदम नीरव और शांत जगह है। क्या जगह है? शांत जगह है एकदम। अब थोड़ा सा आगे कहानी पढ़ते हैं हम लोग, समझ में आया बात कुछ? अभी बताया गया जो बात आपको, अभिनव कैसे वहाँ पर रंग मंच में बदला। पहले लोग आम लोग गए। पहले शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में एक मठ बना। क्या बना था? मठ। ईसाइयों का मठ वेस्ट साइड में बना था, नई बस्ती बना था। नई बस्ती में मठ बना। मठ जो रहा फ्रांस का, जब तक क्रांति नहीं हुआ तब तक धार्मिक उपयोग हुआ। इसके बाद धीरे धीरे लोग का हुआ, वहाँ पर आम लोग कब्जा किया। कौन लोग कर लिया? आम लोग, फ्रांस के लोग कब्जा किया। फ्रांस का कब्जा किया, स्वतंत्र हुआ, उसके बाद कब्जा हुआ रहा।
कब्जा के बाद फ्रांस सरकार ने थोड़ा सा ध्यान दिया और सरकार ने वहाँ पर कला मंच बना दिया। क्या बना दिया? रंग कला मंच। वही रंग कला मंच फिलहाल में समय में जब गए थे तो संगीतकार लोग वहाँ जाते, नाटककार लोग जाते वहाँ पर अपना नाटक करते, माने मुख्य रूप से रचना करने वाले लोग हैं। फिलहाल इन्होंने जब गए थे 20वीं शताब्दी में तो इन्होंने बताया कि मैं गया था तो सब जितना फर्नीचर चीज़ हो, रसोई घर हो चाहे नहान घर हो, ये 14वीं शताब्दी वाला था। कैवीं शताब्दी वाला था? 14वीं शताब्दी। बाकी सारा चीज़ बताएं। वो शांत जगह है, पोप का राजधानी हुआ करता था राजा। सब याद हो रहा है? कुछ घर पे एक बार और पढ़िए तो याद हो जाएगा पूरा तरह से। समझ में आ रहा है बात? कुछ कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, बिलनव के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में और देता है। बिलनव एक छोटा सा गांव है। बिलनव क्या है? छोटा सा। ये आप जो है वो साइड में, अभिनव के साइड में, हाँ दूसरी साइड में क्या है? छोटा सा गांव। ये बिलनव जो है छोटा सा गांव है जहाँ एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान है। एक दुकान है, एक दुकान है। किसका? किताब का दुकान है, पुस्तक का और पत्रिका का एक दुकान है। पुस्तक और पत्रिका का क्या है? एक दुकान है। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एकमात्र डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही है। एक ही क्या है? डिपार्टमेंटल स्टोर। कई रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट जो है कई है। रेस्टोरेंट क्या है? कई है। बाद रेस्टोरेंट और बार भी है, ये भी कई है, ये भी कई है। इसके बाद सुनिए, अभिनव और आसपास के अन्य शहरों कस्बों के से बस व्यवस्था सुलभ है। वहाँ पर जो व्यवस्था है ये बिलनव में अभिनव के जो व्यवस्था है, अभिनव के पास में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से सुलभ है। और सुलभ कहे तो थोड़ा सा वहाँ पर आसान है, भीड़ भाड़ कम है, व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ के बारे में बोल रहा है? बिलनव, अभिनव के वो साइड। आगे कह रहा, फ्रेंच सरकार के सौजन्य से लास शत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का एक न्योता मिला था मुझे। अब अपना कहानी थोड़ा कर रहे हैं कि फ्रेंच सरकार ने मुझे बुलाया था, कहाँ में रह के? लास शत्रुज। बताएं लास शत्रुज कहाँ है? अभिनव में। उसी के ईसाइयों का मठ था, उसी के एक चैम्बर में रह के इनको रचना करने का मौका मिला था, अवसर मिला था। रचना समझ आता है ना जी, यानी लिखने का मौका मिला था। किनको मिला था? वाजपेयी जी को। हाँ, पिछले गर्मी महीना में गए थे, ठीक ना। अब इनका अपना खुद कहानी सुनिए। तब नहीं जा पाया था, यूँ अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। अवधि समय जो था वहाँ पर इनको रहने का 1 महीना का था। कितना था? 1 महीना तक का था, 30 दिन का था इनको रहने का वहाँ। लेकिन समय कम था, सो कुछ 29 दिन वहाँ रहे, फिर भी 29 दिन रहे। कितना दिन रहे? 29। याद रखिएगा। फ्रांस के अभिनव में वाजपेयी जी 29 दिन रहे थे। अशोक वाजपेयी जी कितना दिन रहे? 29 दिन। 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1994, 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक 1994 में। कब में? 1994 में गए थे। 24 अक्टूबर में गए थे और 10 नवंबर को आ गए थे। समझ में बता रहा है? 1994 की बात हो रहा है। कब की बात हो रहा है? 1994 में दोपहर तक वहाँ थे, ठीक है। हाँ, 10 नवंबर 1994 के दोपहर तक वहाँ थे, उसके बाद आ गए। अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे। क्या क्या ले गए थे ये भी आप याद रखिएगा। हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे। टाइप, हाँ। 3 दिन। देखो ना, जोड़ लो ना, कितना दिन हो जाए? अक्टूबर, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक
29 दिन में भरा है, गलती से दिया होगा सर। 24 अक्टूबर दिया ना, अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर है 6 दिन ने और 10 दिन ने 16 दिन, 16 दिन का ब्यौरा दिया है। 16 दिन का ब्यौरा सुन लो पहले। इतना दिन तक, इतना दिन दोपहर तक लिख रहा है, दोपहर तक आगे दे देगा, दोपहर तक अपने साथ हिंदी टाइपराइटर, वो टाइपराइटर जो होता है वो हिंदी टाइपराइटर जो हिंदी में टाइप करता है उसको ले गए थे, और वो टाइपराइटर मशीन ले गए थे। 3-4 पुस्तकें ले गए थे। कितना पुस्तकें? 3-4 पुस्तकें भी ले गए थे, और कुछ संगीत के टेप्स भी, टेप भर ले गया था। वो संगीत है उसमें टेप पहले होता था रिकॉर्डर, उसमें संगीत भर के ले गए थे। क्या भर के ले गए थे? संगीत भर के ले गए थे। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा, अपने रहने और लिखने के अलावा प्राय कुछ और करने की कोई व्यवस्था न होने का जीवन में यह पहला ही अवसर था। यानी केवल अपने बारे में लिखने करने के बाद जीवन में यह पहला अवसर था कि कुछ कोई और व्यवस्था मने न करे, मने केवल क्या करे, पढ़ाई लिखाई करे, लिखे पढ़े, बस इसके अलावा कोई और काम करने की जरूरत मुझे न पड़े। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। इनको लिख रहे हैं कि इतना एकांत है, इतना शांत है कि मुझे कभी भी इतना शांत में रहने का अनुभव नहीं था, रहने का अनुभव नहीं था। ये लिखते हैं, कहता है कुल 29 दिनों में 35 कविताएं लिखा। दिया है पूछे, लिखिए, याद रखिएगा, 35 कविता लिखा। बताओ 29 दिन में 35 कविता, यानी रोज एक हो तो पक्का। गलती पड़ेगा 19 दिन, अरे मैं कैसे गलती पड़ दिया, 19 दिन, सॉरी 19 दिन में, उन्हें भी 29 ना है जी, अच्छी पढ़ लिए 19 दिनों में उन्होंने 35 कविता लिखा। 19 दिनों में कितना कविता लिखा? 35 कविता लिखा। 19 से है जी, 29 में पढ़ लिया था, 19 से है, सॉरी 19 से है, मैं कहाँ का चला गया। 19 दिन रहे थे वहाँ पर, सॉरी कितना दिन रहे थे? 19, 29 नहीं 19 लिख ले है, पहले बोलना चाहिए था ना जी, बुक नहीं है जी, मेरा आँख का रोशनी खत्म होते जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 19 दिन रहे थे। कितना दिन रहे थे? 19 दिन। 19 दिन रहे थे, और 19 दिन में उन्होंने 35 कविता लिखा। कितना कविता लिखा? 35। हाँ, एक दिन में 2 कविता, प्लस में 27 गद्य रचनाएं। 27 लिखा गद्य रचनाएं। 27 क्या लिखा? गद्य रचना। 35 कविता, 27 गद्य रचना, 19 दिन में। केवल कितना दिन में? 19 दिन में। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र है, ये भी याद रखिएगा। अभिनव क्या है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, कला केंद्र है। और पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ला मादामोजेल द अभिनव। आप पढ़े होंगे पिकासो के बारे में। पिकासो पेंटर है। पिकासो क्या है? पेंटर है। यानी ये पिकासो जो है, इसका एक पेंटिंग का नाम है द मादामोजेल द अभिनव। ला मादामोजेल द अभिनव। ला मादामोजेल द अभिनव एक इसका पिकासो का क्या है? पेंटिंग का नाम है। और कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे बेत्रा, कवित्री का नाम है एक आंद्रे बेत्रा। आंद्रे बेत्रा ये जो हैं एक कवित्री हैं, और एक और है रेनेसा। और एक है पाल एलुआर। ये तीनों मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखा। ये तीनों मिलकर कितना लिखा? 30 गो संयुक्त कविताएं लिखा। अभिनव में साथ रहकर लिखी थी।
तीनों व्यक्ति मिलकर। पहला व्यक्ति का नाम था आंद्रे बेत्रा, रेनेसा और पाल एलुआर। आंद्रे बेत्रा, रेनेसा, पाल एलुआर, ये तीनों मिलकर संयुक्त यानी तीनों मिलकर 30 कविता लिखी थी। कितना लिखी थी? 30 कविता। याद रखिएगा, ला शत्रुज के निदेशक ने, जो निदेशक था, जब तक इस पुस्तक की सामग्री देखी थी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ था कि अचरज मुझे भी कम नहीं था। 30 कविताएं लिखी इन्होंने मिलकर, तो अचरज हुआ था किनको? निर्देशक को। और अचरज किनको भी हुआ? अचरज वाजपेयी जी को। अचरज मैंने आश्चर्य किए, अचरज हुआ। कैसे लिख दी? वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन, बहुत सुंदर जगह है, निविड़ जगह है, सघन है, माने सघन माने घन्ना है, प्लस में सुनसान दिन रहता है और रातें भी सुनसान। भय लगता है, पवित्रता है, कोई बात नहीं, आसक्ति से भरी हुई है, लेकिन भय लगता है। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है। ये सारे जो पुस्तक जो लिखी थी उसमें भय का भी है, पवित्रता का भी है, रातें, सघनता, सुनसान, सुंदर, इस सारे के बारे में एक कविता में लिखा हुआ है। जो 30 कविता है, ये तीनों का आंद्रे बेत्रा या रेसे या बात करें पाल एलुआर, ये तीनों मिलकर लिखी थी। औरत थी। लिखता है कि अविनियो को उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई थी, वही मठ में। कहाँ पर? वही मठ, ला शत्रुज मठ, उसी मठ में रहकर लिखा गया था। कवि प्रणति भी और हर जगह हम कुछ पाते और कुछ गवाते हैं। ला शत्रुज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है। इन्होंने कहा कि गहरी कृतज्ञता मन में है, मैंने कुछ पाया। फ्रांस के अविनियो में गया तो राइटर लिखते हैं, मैं वहाँ पर कुछ पाया जो मेरे मन में है। जो कहाँ में है? मन में। जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा है। जो मैं वहाँ पर गवाया है वो उसके लिए मुझे दुख है कि मैं वहाँ गया तो मेरे से एक चीज़ जो है मैंने ये गवा दिया, ये चीज़ मैंने गवा दिया, वो दुख है। और इनका एक कविता है जो वहीं पर लिखा गया था, जिस कविता का नाम है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा जिन करते हैं पत्थर, करते हैं वही खदान के पास में इन्होंने देखा था पत्थर को, और वहीं पर इनको कविता लिखने का मन किया और इन्होंने कविता लिख दिया। लिखा कविता की प्रतीक्षा करते हैं, इनको भाव व्यक्त कर रहा है अपना। अशोक वाजपेयी जी भाव व्यक्त कर रहे हैं कि भाई आदमी ही नहीं, पत्थर भी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आएगा। इंतजार पत्थर भी करते हैं। इंतजार कौन करते हैं? इनका पहला ही हेडिंग दिया, प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा पत्थर भी करता है कि कोई आएगा। लिखते हैं किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं। राइटर भाव व्यक्त कर रहे हैं कि देवता का नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, न कोई समय का प्रतीक्षा नहीं पत्थर कर रहा है, लेकिन ये बात जरूर है वो प्रतीक्षा करते हैं। बताया नहीं है, भाव व्यक्त हो रहा है। ऐसा आप में नहीं होना चाहिए कि केवल प्रतीक्षा आदमी करता है या जानवर करता है। पत्थर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवता का नहीं, न कोई समय का, पता नहीं किसका वो प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा करते हैं। राइटर को भी पता नहीं है कि पत्थर लोग किसका प्रतीक्षा कर रहा है। भाई वो तो निर्जीव है, वो पत्थर है, वो प्रतीक्षा किसका कर रहा है। लेकिन एक अनुभव उनको लगा कि पत्थर भी क्या करता है? प्रतीक्षा करता है। लिखा धीरज से, उसके अंदर भी धीरज है। जैसे आप प्रतीक्षा करते हुए राम जी का प्रतीक्षा कर रही थी कौन? सबरी,
प्रतीक्षा करे थे, उनके मन में था कि राम जी आएंगे, लेकिन वो फिक्स था ना, लेकिन मिले थे भी। तो धीरज था, पत्थर में भी धीरज है। धीरज से रेसा रेसा झीलते हुए मैंने समय बीतते जा रहा है, पत्थर भी टूटते फूटते धीरे धीरे बुकनी होते जा रहा है। धीरज है फिर भी। सिरा सिरा छीलते हुए छील रहा है पत्थर प्रतिदिन, धूप से, पानी से, हवा से सब छील रहा है। प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर, फिर भी इंतजार में है, प्रतीक्षा कर रहा है पत्थर। पता नहीं किसकी कर रहा है, मालूम राइटर को भी नहीं है, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा है। पत्थर भी क्या करते हैं? बात समझ आ रहा है? देखो ना, लिख रहा है छील रहा है प्रतिदिन। हवा से छीलेगा, पानी गिरेगा तो पत्थर फूटेगा, कोई आदमी जाएगा उसको तोड़ देगा, पत्थर तो टूटेगा ना जी, छीलेगा ना। आगे कहा मेघ गिरता है, मेघ माने बादल, बारिश भी गिर रहा है पत्थर पर, सूखी पत्तियां भी गिर रहा है पत्थर पर, धूप भी गिर रहा है। लिख रहे राइटर कि मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां, धूप गिरती है आवाज भी कोई बोल रहा है तो गिर रहा है। भाए भाए करता रात का बियाबान, भाए भाए सन्नाटा में आवाज आता है ना रात में, वही लिखते हैं भाए भाए करता रात का बियाबान। और अंधेरा अपने अभेद हृदय में ये सारे पत्थर झेल रही है। अभेद हृदय में ये सारे पत्थर क्या कर रही है? झेल रही है। कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए, कोई वहां पर प्राचीन धुन को दोहरा रहा है। प्रतीक्षा में बैठे हैं पत्थर, वहां पर प्रतीक्षा में पत्थर क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, लेकिन पत्थर जो है प्रतीक्षा में बैठे हैं। समझ में कविता का भाव समझ में आ रहा है? केवल भाव वहां प्रकट हो रहा है कि प्रतीक्षा में लोग नहीं, प्रतीक्षा में पत्थर निजो चीज भी वहां पर आते हैं। आगे राइटर देखिए भाव में बताएं, हरे सपने भूरी पहेलियां। हरे सपने, सबके हरे सपने रहता है भाई, सपने सबके रहता है। भूरी पहेलियां, पीला पड़ता समय, पीला समय पड़ता जा रहा है, समय बीतते जा रहा है। सिजती भाषा, आदिम अंधेरा, भाषा भी सिज रहा है, माने कमजोर होते जा रहा है। आदिम अंधेरा, धीरे धीरे अंधेरा होते जा रहा है, माने आदि माने पुराना समय खत्म हो रहा है। सब घेरता पत्थरों को, सब घेरता किसको? पत्थरों को। पर अपलक बाट अगोरते, अपलक बाट अगोरते, एक बेहदी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। कहा चौगान में, अंदर में नहीं, चौगान में खड़ा है। सारे प्राकृतिक चीजें का मार पत्थर को पड़ता है। न घर है, घर में पत्थर रहता है, ये बाहर में रहता है चौगान में। बिना माथा झुकाए, पत्थर का माथा झुकता नहीं। देखो कितना कल्पना कर रहे हैं, पत्थर का माथा झुकेगा वो तो टाइटे रहेगा पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर। राइटर भाव व्यक्त कर रहे हैं कि पत्थर भी प्रार्थना कर रहा है, हमारी प्रतीक्षा जो है वो पूरा हो। जो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसकी प्रतीक्षा मेरा है। राइटर तो लिखे नहीं है, क्योंकि राइटर पत्थर तो है नहीं, भाव व्यक्त कर रहे हैं। बिना पसीजे कामना करते हैं, पसीज भी नहीं रहा है पत्थर, क्या पसीजेगा जी? राइटर भाव व्यक्त कर रहे हैं कि बिना पसीजे कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और लिखता है बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, और पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। राइटर अंतिम में लिखे हैं कि पता नहीं प्रतीक्षा किसकी करते हैं पत्थर, पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि पत्थर भी प्रतीक्षा करते हैं। धूप में, बरसात में, बहुत सारे लोगों से उनको, पत्थर को क्या होता है,
नुकसान होता है फिर भी वो प्रतीक्षा करते हैं बिना पसीजे। राइटर इसमें थोड़ा सा बताए हैं, नदी के किनारे भी नदी है। एक और भाव वहीं पे लिखे हैं, कहाँ पर? अभिनव में। अभिनव में लिखा नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे। अभिनव में रह के एक कविता लिखा, एक गद्य का हिस्सा लिखा है, वही रोन नदी के बारे में लिखेंगे। सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा है। यहाँ पास में ही रोन नदी है, आपको मैं बताया। रोन नदी के किनारे कौन सा शहर है? अभिनव। अभिनव कौन नदी के किनारे? कहाँ में? फ्रांस में। तो यहाँ पास में ही रोन नदी है, अभिनव के पास में ही रोन नदी है। रोन नदी दूर नहीं है, पास में ही। इस तरफ है विल्नव और दूसरी तरफ अभिनव। में पहले ही बताया, एक तरफ क्या है? विल्नव और दूसरी तरफ है अभिनव। एक तरफ है रोन नदी के, मान लिया जाए रोन नदी है, इधर में अभिनव और इधर में विल्नव। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। पिछले वर्ष भी गए थे लगता है। उसके तट पर बहुत देर बैठे थे, रोन नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? रोन नदी के तट पर बहुत देर राइटर बैठे थे, बहुत देर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो, ये राइटर लिख रहे हैं कि मैंने क्या किया, बैठ के तो जल प्रवाहित हो रहा था। वो जल प्रवाह को मैं एकटक देख रहा था, मैंने लगातार उसको देख रहा था, एकटक देख रहा था। देखते रहो, तट बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है। आपको लगेगा कि जल स्थिर, हम चल रहे हैं। आप नदी किनारे बैठिए, एकटक एकदम ध्यान लगाइए, कहाँ? जल प्रवाह पर। पानी जो जा रही है ना, इधर उधर नहीं, केवल वहीं पे, तो लगेगा कि जल क्या है? स्थिर है, तट ही बह रहा है। जो तट पर बैठे हैं वही चल रहा है, जल क्या है? स्थिर है। हाँ, वही बात एक तट देखने में लगता है, कोई वस्तु जो चल रही है, जो वस्तु चल रही है, जैसे ट्रेन। लगता है कि हम ही चल रहे हैं। कभी कभी जाइएगा, लंबी ट्रेन चलने वाला कम से लंबी है, और ट्रेन को लगातार एक टक देखिएगा, आपको दिमाग में लगेगा कह रही है ट्रेन नहीं चल रहा, मैं ही चल रहा हूँ। वही बात यहाँ पर हुआ है कि राइटर एक टक देख रहे हैं धारा को, और उनको लग रहा है कि धारा नहीं बह रही है, तट ही बह रही है। कौन बह रही है? नदी तट पर बैठना भी नदी के साथ बहना है। राइटर अनुभव करके बताया कि अगर नदी तट पर कोई बैठता है, नदी तट पर कोई बैठता है, तो नदी तट पर बैठना ही कहता है कि नदी के साथ बहना है। नदी के साथ क्या है? नदी के साथ बहना है, नदी के साथ बहना है। नदी तट पर बैठे रहिए, आपको महसूस होता है कि नदी के तट के साथ, नदी के साथ हम भी बह रहे हैं। आगे राइटर लिखते हैं कई बार नदी स्थिर होती है, नदी बह रही नहीं होती है। हम तट पर बैठे रहते हैं, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना नदी होना। राइटर लिखते हैं कि नदी के साथ अगर बैठे हैं तो आप भी क्या है? नदी है, नदी हैं। क्या है? नदी। यानी शायद सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता में नदी चेहरा लोगो, नदी चेहरा लोगो, विनोद कुमार शुक्ल। आगे आपको मिलेगा मछली कहानी, उनका एक कविता है नदी चेहरा लोगो से मिलने जाने की बात कहते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं नदी जो है लोगों को चेहरा से मिलने जाते हैं। ये कहते हैं कौन? विनोद कुमार शुक्ल। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी नहीं, नदी किनारे रहने वाले ही नदी नहीं, चेहरा नहीं हो जाते। नदी चेहरा शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाता,
नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार और थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए नदी चेहरा हो जाते हैं। राइटर कहते हैं कि जो हमेशा रहता है वही नदी चेहरा नहीं होता है, जो कुछ समय के लिए नदी किनारे जाता है वो भी नदी चेहरा हो जाता है। मैंने कहने का मतलब नदी बन जाता है। क्या बन जाता है? नदी बन जाता है। हमेशा जो नदी के पास रहता है वही नदी नहीं है, एक दिन के लिए गया है वो भी नदी बन जाता है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती है, ये भी बात राइट लिखा है। राइटर कहा नदी जो है किसी को अनदेखा नहीं करता है, नदी किसी को अनदेखा नहीं करता है, वह सबको भिगोती है। अगर उससे आप बातचीत करिएगा तब तो। नदी सबको भिगोती है, अपने साथ करती है, थोड़ी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी गए तो नदी के बिरादरी में नदी जैसा बन जाइएगा, नदी के जैसा बन जाइएगा, नदी के बिरादरी में शामिल हो जाएंगे। नदी के समान ही कविता सदियों से हमारे साथ रही है। राइटर खुद अपने पर है। जिस प्रकार नदी जो है किसी भी लोगों को वो अपने जैसा शामिल कर लेता है, उसी प्रकार कविता हमारे साथ रही है और मैं कविता में बहता हूँ। राइटर किसमें बह रहे हैं? कविता में। उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं, पता नहीं। नदी में कहाँ कहाँ से जल आकर मिलता है, विलीन होते रहते हैं, वह सागर में समाहित होती रहती है हर दिन ही, पर उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता, उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता है, जल का टोटा नहीं पड़ता है। कहने का मतलब जल उसमें रहता है। कविता में भी न जाने कहाँ से कैसी कैसी बिंब मलाएं आ जाता है, कैसे कैसे वर्ड आ जाता है, वो पंक्ति लिखा जाता है, शब्द लिखा जाता है, उसमें भंगिमाएं आ जाती है, स्वर आ जाता है, जीवन छवियां आ जाता है, प्रतीतियां आकर मिलती है, तदाकार होती रहती है, ये पता नहीं। लिख रहे कविता जब मैं लिखता हूँ ना, पता नहीं कहाँ से वर्ड आ जाता है, कहाँ से उसमें लय आ जाता है, पता नहीं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती है, जिस प्रकार नदी जल रिक्त नहीं होता है, जल खाली नहीं होता है, नदी बिना जल के नहीं होता है, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होता है। आप कविता पढ़िएगा तो कविता शब्द रिक्त नहीं होता है, उसमें एक लाइन का हजारों शब्द बनता है। कविता में एक वर्ड का बहुत सारा शब्द बनता है, कविता शब्द रिक्त नहीं होता है। आगे राइटर लिखते हैं कि वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होता, न नदी के किनारे न कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन से गए हैं तो हम उसकी अनुभूति से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाइए, नदी के पास जाइए या कविता लिखने में रहिए, आप उनका अनुभव लिखिएगा ही। उनके पास से गुजरे हैं तो उनके जैसा बन के ही गुजरेंगे। नदी और कविता में हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। नदी और कविता में राइटर क्या हो गए हैं? शामिल। नदी के पास आप भी जाइएगा तो नदी में शामिल हो जाइएगा। राइटर लिखते हैं कि मैं कविता में क्या हो गया है? शामिल हो गया है। मैं इतना कविता बताऊं ना, 19 दिन में 35 कविता, 35 ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। 27 गढ़ कविता क्या को लिखे? 35 कविता। आगे राइटर लिखते हैं जैसे हमारे चेहरे पर नदी की आभा आती है। आप एक बार नदी को देखिए तो बार बार याद आएगा वो नदी ऐसे चल रही है, देखने में सुंदर आभा आपके दिमाग में प्रतीत होता है, उसका चित्र प्रतीत होता है। वैसे ही हमारे चेहरे में कविता की चमक है। कविता क्या लिखना है, लिखने स्टार्ट करते हैं, लिखा गया कविता। कविता का चित्र किसमें हो जाता है? दिमाग में। कविता पंखा पर लिखना है तो पंखा ऐसे नच रहे, विशेषता ये सारे चीज लिखा जाता है।
आगे राइटर कहा निरंतरता, नदी और कविता, ये दोनों में हमारी नश्वरता का अनंत से अभिषेक करते हैं। क्या? निरंतरता, माने राइटर जो है निरंतर, जैसे नदी में निरंतरता रहता है, पानी रहता है, पानी बहते रहती है। कविता में शब्द रहता है, शब्द खाली नहीं होता है। उसी प्रकार राइटर भी निरंतरता, नाश्वरता का अनंत से अभिषेक रहती है। नाश्वरता के अनंत से ये अभिषेक रहते हैं। एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। एक पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो। किनका है? अशोक वाजपेयी जी का है। उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। कैसी तुम नदी हो, तो जैसी कविता है वैसा ही क्या है? नदी है। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो आप बोलेंगे